जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14-15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएसटी के, जो कि 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास भी आज 10 है। 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक और क्लास चलेगी। इसके बाद 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, वो भी एसएसटी के। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुर्जहोम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पूरा स्थल है, तो वह है भीमबेटका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमबेटका। भीमबेटका पूरा स्थल है जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीनतम सभ्यता को दर्शाता है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। भीमबेटका को जो है 2003 में विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। बुर्ज होम जो है, यहाँ पर निवास स्थल मिले हैं। बुर्ज होम में निवास स्थल मिले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है निवास स्थल कहाँ पर मिले हैं, तो वह है बुर्ज होम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, मध्य आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। यह युद्ध सम्राट अशोक व राजा अनंत पद्मानंद के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच यह युद्ध हुआ था? कलिंग का जो युद्ध था, यह हुआ था सम्राट अशोक व राजा अनंत पद्मानव के बीच। इन्हीं दोनों के बीच यह जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था, और विश्व इतिहास में इसे सबसे अधिक रक्त रंजित वाला युद्ध भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध को विश्व इतिहास में सबसे अधिक रक्त रंजित वाला युद्ध कहा जाता है। रक्त रंजित वाला युद्ध कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा, वर्णमाला अक्षरों के द्वारा, विषम संबंधी मानचित्रों द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, तो वह समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूढ़ चिन्हों द्वारा। किसी मानचित्र की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है। इनमें 3 प्रकार के संकेत होते हैं। इनमें जो है
तीन प्रकार के संकेत होते हैं। पहला होता है बिंदु, बिंदु होता है, रेखा होता है और होता है क्षेत्र। तीन प्रकार के बिंदु शामिल हैं, बिंदु, रेखा, क्षेत्र शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूढ़ चिन्हों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अपनी मातृभाषा में बोलना, मातृभाषा का अर्थ किसी व्यक्ति के समाज व परिवार में बोली जाने वाली भाषा है। मातृभाषा का अर्थ है किसी व्यक्ति के समाज व परिवार में बोली जाने वाली भाषा। भारत में वर्तमान में लगभग 1562 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो 1562 मातृभाषाएं बोली जाती हैं भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी मातृभाषा में बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से, खाड़ी के नाम से, द्वीप के नाम से, जल संधि के नाम से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वासी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूसंधि। भूमि की सकरी पट्टी जो दो भूभागों को जोड़ती है उस स्थल को भूसंधि कहा जाता है। खाड़ी जो है तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, जल जो है वह तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो तो उसे हम खाड़ी कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा वह होगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, एक तरफ से जो है वह जल से घिरा हुआ हो। द्वीप जो है, द्वीप होगा छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। छोटा सा भाग जो स्थल का हो वह चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं। जल संधि, समुद्री मार्ग के बीच जो संधि होती है उसे हम जल संधि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से सभी लिखा जा सकता है? BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो वह लिखा जा सकता है AD 2012। सन 2012 को और किस प्रकार से लिखा जा सकता है? AD 2012। AD का मतलब क्या होगा? ईस्वी। इसका जो मतलब होगा ईस्वी, यानी ईसा के जन्म के बाद का समय। ईस्वी का मतलब होगा ईसा के जन्म के बाद का समय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, AD 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? मनुष्य का तात्कालिक प्रवेश, पौधे और पशु जगत,
भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आसिफ बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन जो होगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भूमि, जल, वायु, पौधे व पशु से मिलकर जैवमंडल बना है और इसे सर्वप्रथम 1875 में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्यूस ने प्रतिपादित किया था। सर्वप्रथम जो है 1875 में सर्वप्रथम भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्यूस, क्या नाम था? एडवर्ड स्यूस ने 1875 में इसे प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त के मध्य। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आसिफ बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो यह होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। एक बारी समझ लेते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सी रेखा है। तो यह जो होगा 0 अंश अक्षांश, 0 अंश अक्षांश जो होगा यह होगा भूमध्य रेखा, यह होगा भूमध्य रेखा और इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 अंश अक्षांश के उत्तर में यहाँ पर होगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। सॉरी मिट गया, फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 0 अंश अक्षांश जो होगा भूमध्य रेखा, 0 अंश अक्षांश के उत्तर में 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो होगा यह होगा कर्क रेखा और यहीं 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो होगा यह होगा मकर रेखा। साढ़े 23 अंश दक्षिणी अक्षांश होगा मकर रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो होगा यह होगा कर्क रेखा और इन्हीं दोनों के बीच जो है सूर्य वर्ष में एक बार सीधे चमकता है। तो यह चमकता है भूमध्य रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। वर्ष में एक बार सूर्य मकर रेखा और कर्क रेखा के ठीक बीच में रहता है और इस समय यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और इस क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को जो है वह उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है, उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
क्वेश्चन कह रहा है कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो वह होगा ग्लोब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लोब। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, ग्लोब महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र के आकार को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? इनमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को परेशानी होती है। सेकंड ऑप्शन है, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। इसे ऐसे होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है लंबा है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसे होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें सभी सामाजिक समूह शामिल हो सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चे की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्र में जाने के लिए कहेंगे। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों के व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी जो क्वेश्चन है लंबा है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों को शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का, द्वितीयक आंकड़ों का, तृतीयक आंकड़ों का, विधागत आंकड़ों का। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है, तो यह उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक आंकड़ों का। मौसम विभिन्न उपकरणों व साधनों के माध्यम संबंधी से सांप्रदायिक सूचनाओं को एकत्र किया जाता है और यह सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जो है सीखने की
प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक आंकड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपांतरित आकलन करती है, लेकिन उसे इसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरणीय रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपांतरण आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। शिक्षकों को मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। इन परीक्षणों में उच्च विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मानसिक हृदय और हाथ पर कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा का प्रोन्नत करने। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्यतः बच्चे के व्यवहार पर केंद्रित है और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय में बच्चे के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बच्चों को डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए। जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक विज्ञान को बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लैस करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक विज्ञान से बच्चों में स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है और यह व्यक्ति तथा समाज के संबंध को दर्शाता है। इससे व्यक्ति बेहतर मानवीय मूल्यों को सीखते हुए एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।